मेरा ये मानना है कि अभी पीक आना बाकी है, अभी केसेस और बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी भी वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। और हम जो हैं व्यक्तिगत स्तर पे और वैसे भी इतना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं निभा रहे, क्राउड्स अभी भी हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वायरस को और फैलने का मौका मिल रहा है। इसलिए अभी कुछ समय के लिए और जो है केसेस बढ़ेंगे। उम्मीद यही है कि अगर हम सख्ती रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, कंटेनमेंट जोन अच्छी तरह से बनाएं, तो तब तक अगले 3-4 हफ्ते के बाद ये जो है पीक कम होने शुरू होगी। क्या हवा से भी फैल रहा है कोरोना वायरस? बिल्कुल, इसका ये मतलब है जो हम कई टाइम से लोग रिसर्चर्स कह रहे हैं और पिछले 7-8 महीने से तो कह ही रहे हैं कि जो वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, लेकिन एरोसॉल इन्फेक्शन भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कि वायरस के जो पार्टिकल्स है, जो वायरस जो आगे खांसने से या बोलने से या छींकने से हवा में आता है, उसके जो ड्रॉप्स हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, 5 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं, और वो ड्रॉपलेट हैं तो एकदम ज़मीन पे या किसी सरफेस पे ड्रॉप कर जाते हैं, गिर जाते हैं और हवा में ज़्यादा देर नहीं रहते। इसलिए हम पहले कहते थे कि 2 गज की दूरी रखो। जो अभी आपके सरफेसेस हैं, चाहे वो टेबल हो, चाहे कुर्सी की साइड्स हो, उनको अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए। लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि इसके अलावा वो एरोसॉल भी है, कि जो वायरस के पार्टिकल हैं वो छोटे लेस देन 5 माइक्रोन साइज में भी हवा में आ जाते हैं और वो हवा में काफ़ी देर तक रहते हैं, एकदम नीचे नहीं गिरते। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक बंद कमरा है जहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और वो खांसता है, तो खांसने पे कुछ हद तक उसके वायरस के पार्टिकल्स हवा में रहेंगे, और अगर वो उस कमरे से बाहर भी चले जाए और उसके बाद कोई और व्यक्ति आए तो वो भी अफेक्ट हो सकता है। दोनों आपस में दोनों का संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वायरस कुछ देर तक हवा में रह सकता है, तो अगर उस दूसरे व्यक्ति ने भी ठीक से मास्क नहीं डाला हुआ हो और उसको लगे कि मैं अब अकेला ही इस कमरे में हूं तो मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। घर में अकेले व्यक्ति को भी मास्क लगाना चाहिए या नहीं? अगर आप अकेले में हैं और आप किसी ऑफिस में हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे और व्यक्ति भी होते हैं और जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर ही हैं जहाँ पे आप ही अकेले रहते हैं या घर का और सदस्य नहीं है, तो आप मास्क उतार सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ पर भी आप हैं, घर के अंदर हों या घर के बाहर हों, घर ऑफिस में हो या घर के अंदर हों, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें, दरवाजे खुली रखें, जिससे हवा आती रहे, क्रॉस होती रहे। इसलिए हवा में अगर वायरस भी है तो एकदम बाहर चले जाएगा और बाहर की जो गर्मी है या धूप है उसमें वायरस एकदम मर जाएगा। तो कुछ हद तक ये माना जा रहा है कि अगर एरोसॉल है तो हमें मास्किंग जो है वो और अच्छी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास N95 मास्क है, अगर हम N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो सिंगल मास्क भी ठीक रहता है। अब लेकिन ये ज़रूरी है कि वो मास्क आपके नाक में और चेहरे में अच्छी तरह से फिट हो, जिससे ना मास्क के साइड से हवा अंदर ना आए। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप 2 मास्क लगा सकते हो। एक तो आम जो सर्जिकल मास्क है, 888 सर्जिकल मास्क, वो आप पहले अपने चेहरे पहले लगाएं और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा सकते हो। कोरोना संक्रमित को अस्पताल में भर्ती होना चाहिए? 80 से 85% जो लोग हैं, 85 से 90% मैं कहूँगा, लोग जो हैं उनको बड़ी माइल्ड इन्फेक्शन होती है और वो घर पे ही रह सकते हैं। 15% ही लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर लोग घर पे ही रह के ठीक हो सकते हैं। लेकिन घर पे जब आप रह रहे हैं तो 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो आपको होम आइसोलेशन का पूरा सेटअप होना चाहिए कि आपका कमरा जो है उसके साथ अटैच बाथरूम हो, अकेले आप हों, आपके साथ और कोई रह नहीं रहा, नहीं तो आप उनको भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। आपका खाने का बर्तन बिल्कुल अलग हो, सफाई आप खुद करें, और जैसे मैंने कहा अच्छी वेंटिलेशन हो, और आप अपने आप को मॉनिटर ठीक से करें। आप अपनी ऑक्सीजन देखें, बुखार देखें, और अपनी जो जो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं वो रेगुलरली लें, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। अगर आपकी सैचुरेशन गिरना शुरू होती है, 95 से 94 से कम होती है, 93 हो जाती है, 92 हो जाती है, या 90 से कम होने लगती है, तो एकदम डॉक्टर से संपर्क करें, हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। या आपका बुखार बहुत तेज़ होता है, कम नहीं हो रहा है, दवाई लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर एडमिट हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसे लक्षण हो, जैसे सांस एकदम चढ़ रही है या कोई सुस्त हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है,
या बच्चों की पसलियाँ चल रही हैं या बहुत डायरिया हो रहा है, नौजिया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेहोशी जैसी हालत हो रही है, तो भी एकदम अपने डॉक्टर से संपर्क करें और तब अगर ऐसी कंडीशन है तो एडमिट होना ज़रूरी है। क्या वायरस का और म्यूटेशन होगा? वायरस जो है वो हमेशा अपने आप को म्यूटेट करता रहता है और ये जो एक वायरस है, आरएनए वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये म्यूटेट तो रेगुलरली करता है। और जब हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कई म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। म्यूटेशन वायरस में हो गया लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा या डेथ ज़्यादा होगी या वैक्सीन का असर नहीं होगा या री इन्फेक्शन होगा, तो उसके बारे में लोग इतनी चिंता नहीं करते। कई ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिसके कारण वायरस जो है वो अपना रूप बदल लेता है, ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है, ज़्यादा जल्दी फैल सकता है और ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। या ऐसा हो सकता है कि वायरस बहुत डेडली हो गया, एकदम फेफड़े के अंदर आ जाता है और सीवियर निमोनिया करता है और जिससे लोगों की एकदम डेथ हो सकती है, मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। या तीसरा ऐसा हो सकता है कि वायरस जो है वो इम्यून एस्केप मैकेनिज्म उसमें आ गया जिससे वैक्सीन काम नहीं करेंगी और आपको बार-बार री इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलरली वायरस को मॉनिटर करते रहें और अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी उसी के हिसाब से चेंज करें। अभी तक जो म्यूटेशन आए हैं, उसमें ये है कि लगता तो यही है कि ये वायरस जो नया म्यूटेशन आ रहा है, चाहे वो हम डबल म्यूटेंट की बात करें या यूके स्ट्रेन की बात करें, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, वो ज़्यादा जल्दी फैल रहा है और क्योंकि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इतना नहीं निभा रहे हैं, तो हम उस वायरस को मौका मिल रहा है और इसलिए हमारे केसेस एकदम बढ़ गए हैं। ऑक्सीजन लेवल ठीक होने पर भी सांस लेने में परेशानी क्यों? तो ये कभी-कभी चेस्ट में टाइटनेस हो जाती है, आपकी सैचुरेशन ठीक है लेकिन आपको लगता है कि आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे। कई लोगों को ये खाना खाने के बाद होता है क्योंकि ब्लोटिंग सेंसेशन होती है, डायफ्राम भी ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए हम यही कहते हैं कि थोड़ा आप हल्का खाना खाएँ, थोड़ा-सा टहलें और थोड़ा-सा योगा करें, प्राणायाम करें जिससे आपके फेफड़े खुलेंगे और ये जो चेस्ट की टाइटनेस है या सांस खुल के नहीं ले पा रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मॉनिटर अपनी सैचुरेशन रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। इस बार मरीजों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत क्यों? इसकी वजह ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, इसकी वजह यही है कि हमारे केसेस बहुत बढ़ गए हैं। पिछली दफ़ा हमारे केसेस 1 लाख से कम थे, तो परसेंटेज वाइज जो लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी वो कम थी। अगर हम यही कहें कि मान लो हम ये कहें कि 2 या 3% लोगों को या 5% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर आपके 1 लाख से कम केसेस हैं तो 5% कम बनेगा एब्सोल्यूट नंबर में। अगर हम कहें कि हमारे केसेस 3 लाख हो गए हैं, तो वो ही 3 गुना हो जाएगा। तो जहाँ पे हॉस्पिटल की रिसोर्सेज जो थे वो इतने सीमित ही थे, अब सडनली उनको 3 गुना ज़्यादा पेशेंट को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कैसे लगेगी वैक्सीन? इस स्थिति से निपटने के लिए अब वैक्सीन जो है उसका जो परचेज है या जो प्रोक्योरमेंट है वो काफ़ी हद तक खुल गया है। एक तो नए वैक्सीन जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसकी भी मंजूरी दी गई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। कई और कंपनीज के साथ टाई अप हुआ है कि वो भी वैक्सीन बनाना शुरू करें जो भारत में बन रही हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। और अब सरकार ने ये भी अलाउ कर दिया कि जो बाहर वैक्सीन को अप्रूवल मिला हुआ है, चाहे यूएसए में मिला हो, चाहे यूके में मिला हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे जापान में हो या डब्ल्यूएचओ ने अप्रूवल दिया हो, तो वो वैक्सीन भी हम भारत में ला सकते हैं। तो इससे वैक्सीन पूल हमारा बढ़ेगा और इसकी जो मैकेनिज्म है वो अगले कुछ दिनों में जो फाइनलाइज जब हो जाएगा तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि और वैक्सीन्स भी भारत में आ जाएंगी और इसलिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी हम वैक्सीनेट आस्ता आस्ता कर पाएंगे। आरटी-पीसीआर टेस्ट कई बार जांच में फेल क्यों? इस पे आईसीएमआर ने स्टडी भी की है और ये देखा कि जो नए वेरिएंट्स आए हैं उसमें ऐसा नहीं है। आरटी-पीसीआर यूजुअली पिकअप कर लेता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि आरटी-पीसीआर की सेंसिटिविटी, और ये हम पहले से कह रहे हैं कि 80% है। इसका मतलब कोई 20% केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आरटी-पीसीआर में पिकअप नहीं होंगे और इसलिए ऐसे केसेस में अगर क्लिनिकल प्रोफाइल, आपकी लैब की रिपोर्ट और आपका एक्सरे या सीटी कोविड की तरफ इशारा करता है तो आपको कोविड के ही तरह से इलाज उनका करना चाहिए और जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो फिर से 1 दिन बाद करना चाहिए। अगर आप वो फिर से करेंगे तो चांसेस हैं कि वो फिर पॉजिटिव आ जाए।
रेमडेसिविर और प्लाज्मा कोरोना के इलाज में कितने कारगर? दोनों जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है ना। अभी तक जो 1 साल में सारा डेटा इकट्ठा हुआ है और इसमें बहुत स्टडीज हुई हैं, किसी दोनों स्टडीज ने ये नहीं दिखाया कि दोनों जो हैं वो मोर्टेलिटी कम करती हैं, किसी की जान बचा पाती हैं। रेमडेसिविर की अगर हम बात करें, जो बड़ी स्टडीज हुई हैं, WHO की रिकवरी ट्रायल भी हुई है, वो नेगेटिव स्टडी थी। उन्होंने ये नहीं दिखा पाए कि इससे लोगों की जान बचती है। ये स्टडीज में आया था कि रेमडेसिविर लेने से आपकी हॉस्पिटल एडमिशन की ड्यूरेशन 4 दिन कम हो जाती है, कि आप रिकवरी आपकी थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक मैजिक बुलेट है जिससे आपकी सर्वाइवल बढ़ जाएगा। प्लाज्मा की बात भी करें, हमने बहुत प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किए थे। ICMR ने भी एक स्टडी की, बाहर की भी कई स्टडीज हुई हैं, लेकिन इन स्टडीज ने भी प्लाज्मा को इतना इफेक्टिव नहीं दिखाया है। इसलिए ऑल्दो ये ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं और हम इनको यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है। और कई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो इससे ज़्यादा बेहतर है अगर उसकी ज़रूरत पड़े, जैसे स्टीरॉयड्स हैं या और ऑक्सीजन है, तो इन पे भी जोर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप रेमडेसिविर नहीं देंगे तो एकदम मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, या प्लाज्मा नहीं देंगे तो मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों में कोई मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं दिखाया गया है। क्या अलग वैक्सीन के 2 डोज लिए जा सकते हैं? ये करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है कि अगर हम वैक्सीन को मिक्स करें तो उसमें कितनी एफिकेसी होती है, कम तो नहीं होती। लेकिन इस बारे में रिसर्च हो रही है। यूके में एक ट्रायल्स चल रही हैं जहाँ पे लोगों को जो है कोविशील्ड के साथ, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, कोविशील्ड के साथ स्पुतनिक वैक्सीन सेकेंड टाइम दी जा रही है, या कोविशील्ड के साथ फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है, देखने के लिए कि अगर हम मिक्स एंड मैच करें तो क्या उसके साथ एफिकेसी ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। अभी तक उसका डेटा नहीं आया, पर कुछ उम्मीद है कि जल्दी ही आ जाएगा। उसके बाद हमें आइडिया होगा कि क्या हम वैक्सीन्स को मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उससे कुछ हद तक आपको ये फ्रीडम मिल जाती है कि आप वैक्सीन जो भी मिल रही हैं सेकेंड डोज के लिए वो लगा सकते हैं। अभी तक जो डेटा है वो यही कहता है कि जो आपने पहली दफ़ा लगाया वही दूसरी दफ़ा लगानी चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.